सभी महाविद्यालयों को प्राप्त हो चुके हैं, परंतु इन निर्देशों को लागू करने के विषय में अभी भी हम सभी की कुछ आशंकाएं हैं। इन्हीं शंकाओं के निवारण तथा दिशा निर्देशों की विस्तृत परिचर्चा के लिए आज हम सभी के मध्य विषय संयोजन एवं अन्य व्यावसायिक कौशल विकास कोर्स निर्धारण संयोजन के साथ साथ प्रवेश निर्धारण समिति की सह संयोजक प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव मैम विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश से हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ मैम। और हम सभी लोग काफी उत्सुक हैं आपके उद्बोधन की चर्चा के हम अपनी शंकाओं का निवारण कर सकें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम यू। थैंक यू रश्मि। मेरी आवाज़ आ रही है? जी यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इसके साथ ही मैं नरेंद्र नगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सभी प्राध्यापकों का और प्राचार्य का धन्यवाद दूंगी कि आपने यह अवसर दिया कि मैं आपसे एक इंटरेक्शन कर सकूं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी में थी और इस कमेटी की मैं संयोजक भी थी, और अब हालांकि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है और मैं वापस अब गवर्नमेंट में आ गई हूँ। तो लेकिन चूँकि मैं उसमें रही हूँ तो मुझे वो चीज़ें पता हैं। और इसके पहले जो वर्कशॉप हुई थी उस वर्कशॉप में भी कुछ बातें रखी गई थी जिसमें आपके महाविद्यालय से भी लोग जुड़े होंगे और उन्होंने भी उसे सुना होगा। तो वो जो मेरा प्रेजेंटेशन था, चूँकि वहाँ पे कई लोग थे तो सबका कुछ कुछ पार्ट था, लेकिन आज चूँकि मैं अकेले ही आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रही हूँ तो मैंने वो दूसरे जो भी पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ अपने पीपीटी में समेट दिया है, और उससे आपको सारी चीज़ें काफ़ी कुछ पता चलेगा और जो भी और कन्फ्यूज़न होगा वो भी क्लियर होगा। तो मैं अब शेयर करती हूँ अपने प्रेजेंटेशन को। ये प्रेजेंटेशन मेरा दिख रहा है आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, एक मिनट है, मैं स्लाइड शो में जा रही हूँ। अब ये मैं थोड़ा चेंज करूँगी तो बताइएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चेंजिंग स्लाइड्स दिख रहे हैं कि नहीं? चेंजिंग स्लाइड्स दिख रहे हैं? स्लाइड जी ठीक दिख रहा है। यस ठीक मैम। ठीक है ठीक है। तो मैं आ जाती हूँ शुरू से। जैसा कि आप सभी को पता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और इसे हम लोग शॉर्ट में एनईपी कहते हैं। तो कुछ लोग इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, पर ये एक्चुअल देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से ही इसे जाना जाता है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है वो आप लोगों के महाविद्यालय में भी पहुंच गया होगा और सभी महाविद्यालयों में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा दे दिया गया होगा। आप लोगों ने वो सारे नियम जो वहाँ पे हैं उसे पढ़ भी लिया होगा और कई चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी पढ़ने के बाद। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सामने सामने की बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, तो उसको मैं फर्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि एनईपी को हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और इसमें जो पहली चीज़ आती है जो नई है वो है क्रेडिट। ये उतनी भी नई नहीं होगी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ भी उत्तराखंड में पहले सेमेस्टर सिस्टम था, पर सेमेस्टर सिस्टम में क्रेडिट नहीं था, क्रेडिट कोर्स नहीं था, पर सिंपल सेमेस्टर सिस्टम था। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्रेडिट कोर्स है। तो क्रेडिट का मतलब होता है नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स पर वीक। जैसे कि यदि कोई कोर्स मान लीजिए 6 क्रेडिट का है तो इसका मतलब ये है कि वह कोर्स हफ्ते में 6 दिन पढ़ाया जाएगा, 6 घंटे पढ़ाया जाएगा।
6 पीरियड से मतलब नहीं है, यहाँ पे 6 घंटे से एक्चुअल में 6 घंटे पढ़ाया जाएगा। यदि कोई कोर्स 2 क्रेडिट का है तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टेबल में उस कोर्स के लिए केवल 2 घंटे अलॉट किए जाएंगे। 2 आवर्स विल बी अलॉटेड फॉर दैट कोर्स। तो ये थ्योरी की बात है। जो थ्योरी पेपर होंगे, थ्योरी पेपर में तो क्रेडिट का मतलब यही हुआ कि अगर 6 क्रेडिट है तो 6 क्रेडिट का मतलब कि 6 आवर्स ऑफ द टीचिंग पर वीक। लेकिन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या सर्वे है इस तरह का, या फील्ड टूर है, इस तरह के अगर कोर्स हैं और वो मान लीजिए अगर 2 क्रेडिट के हैं, तब उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उसका डबल आवर्स स्पेंड करना होगा। अगर 2 क्रेडिट का कोर्स है तो वहाँ पे 4 आवर्स पर वीक वो पढ़ाई होगी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, फील्ड्स में या फील्ड स्टडी में या सर्वे में वो जस्ट डबल हो जाएगा, और जहाँ थ्योरी रहेगा वहाँ पे जितना क्रेडिट है उतना ही रहेगा। फिर हम आते हैं सेमेस्टर ड्यूरेशन में। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि जब हमारा 1 साल का पूरा सेशन होता है तो 1 साल के सेशन में 180 टीचिंग डेज होते हैं। और अगर हम सेमेस्टर सिस्टम में हैं, मतलब 1 साल को हम 2 पार्ट में बांट देंगे, तो सेमेस्टर सिस्टम में हमें सेमेस्टर सिस्टम में जो 180 डेज होगा वो 90 डेज में बढ़ जाएगा। तो 90 डेज के 2 सेमेस्टर हो गए। तो ये जो 90 डेज हैं वो सेमेस्टर तो टोटली ज़्यादा होगा। जैसे हमारा जो एनुअल सेशन होता है उसमें भी 180 डेज केवल टीचिंग के लिए होते हैं, जबकि हमारा वर्किंग डेज ज़्यादा होता है। वैसे ही सेमेस्टर में भी एक सेमेस्टर में टीचिंग डेज 90 होंगे। 90 का मतलब कि 15 वीक ऑफ टीचिंग, 15 वीक ऑफ टीचिंग होगी। और जो बाकी के दिन होंगे वो एग्ज़ाम में, एडमिशन में, इन सारी चीज़ों में चले जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर एक पेपर, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा। अगर वो पेपर 6 क्रेडिट का है तो भी 100 मार्क्स का होगा। अगर वो पेपर 2 क्रेडिट का है तो भी 100 मार्क्स का होगा। अगर वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है तो भी वो 100 मार्क्स का ही होगा। तो हर पेपर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रेडिट अलॉटेड टू दैट पेपर, सारे पेपर 100 मार्क्स के ही होंगे। और फिर उसमें 100 मार्क्स में 25 मार्क्स जो होंगे वो सेशनल के होंगे, मीन्स इंटरनल होंगे, और 75 वो एंड सेमेस्टर के होंगे। फिर इस 25 में भी जैसे 5 नंबर अटेंडेंस के होंगे, 10 नंबर टेस्ट के होंगे, 10 नंबर असाइनमेंट के, प्रेजेंटेशन के, ये चीज़ें लिखी होंगी डॉक्यूमेंट में। तो जैसा डॉक्यूमेंट में लिखा होगा आप इसको उस तरह से ही फॉलो कर सकते हैं। मेन बात यह है कि 25 का सेशनल होगा और 75 का एंड सेमेस्टर होगा। फिर जो पासिंग मार्क्स होगा हर एक पेपर में वो 33% होगा। जैसे क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे ने उस कोर्स को पास कर लिया, चाहे वो 75% से पास करे या 33% से पास किए, तो उसको उतने क्रेडिट मिल जाएंगे। जैसे अगर कोई कोर्स मान लीजिए 6 क्रेडिट का है, अगर उसने 40% पाया तो भी उसे 6 क्रेडिट मिलेंगे। अगर उसने 90% पाया तो भी उसे 6 क्रेडिट ही मिलेंगे। मेन बात यह है कि उसे उस कोर्स को पास करना ज़रूरी है, तभी उसे उतने क्रेडिट मिल पाएंगे। तो इस व्यवस्था में पासिंग मार्क्स 33% है, और 33% में चूँकि एंड सेमेस्टर भी है और सेशनल भी है, तो यहाँ पे यह व्यवस्था है कि सेमेस्टर जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें 33% लाना ज़रूरी है। 25 मार्क्स वहाँ पे लाना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 25 मार्क्स नहीं लाए 75 में से, मतलब 33% अगर एंड सेमेस्टर में नहीं लाए, भले ही वो सेशनल से पूरा हो जाए तो भी उसे पास नहीं माना जाएगा। उसे पास तभी माना जाएगा, स्टूडेंट तभी पास होगा जबकि वो एंड सेमेस्टर में 33% मार्क्स लाए। भले ही वो इंटरनल में 0 नंबर भी अगर लाएगा तो भी वो पास माना जाएगा। तो पहले एक व्यवस्था यह भी थी कि अलग अलग पास होना ज़रूरी है। जैसे एंड सेमेस्टर में 33% भी होना चाहिए और इंटरनल में भी 33% होना चाहिए, पर अब ये व्यवस्था नहीं है। एंड में 33% होना ज़रूरी है और इंटरनल में वो चाहे जितने भी मार्क्स लाए। अगर बच्चा इंटरनल में एब्सेंट भी होगा तो भी उसका नंबर 0 मानते हुए उसे एंड सेमेस्टर में बैठने की इजाज़त होगी, और अगर वह एंड सेमेस्टर में 33% मार्क्स ला दिया तो वह पास माना जाएगा। तो एक ये भी यहाँ पे चेंज है। और कुछ पेपर्स आप देखेंगे आगे कि वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं।
और अगर क्वालिफाइंग नेचर के हैं तो उनमें क्रेडिट तो अलॉट होगा, लेकिन वहाँ पे वो क्रेडिट उनके SGPA या CGPA में जुड़ेगा नहीं, मतलब उनके मार्कशीट में जो टोटल नंबर आएंगे उसमें वो काउंट नहीं होगा, वो केवल उसको पास करना जरूरी होगा। ऐसे कुछ पेपर आगे आप देखेंगे कि कुछ पेपर इस नेचर के हैं जिन्हें केवल क्वालिफाई करना है, पर जो क्वालिफाइंग पेपर हैं उनका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, वो 40% मार्क्स लाना पड़ेगा वहाँ पे। भले ही वो नंबर वहाँ पे जुड़ेगा नहीं लास्ट में उनके SGPA में या ग्रेड पॉइंट एवरेज जो कहते हैं, SGPA मतलब सेमेस्टर वाइज ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA का मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, वहाँ पे वो जुड़ेगा नहीं क्रेडिट, लेकिन उसको पास होना ज़रूरी होगा और 40% लाना होगा। और 40% में भी फिर वही कंडीशन है कि उसमें एंड सेमेस्टर में उसे मतलब 75 में से 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे 33% है तो 75 में से केवल 25 मार्क्स लाने हैं, लेकिन अगर 40% है तो उसे 75 में से 30 मार्क्स लाने होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक आप कह सकते हैं कि ये जानना चाहिए। इसके अलावा ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह NEP के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप वो डॉक्यूमेंट रेफ़र कीजिए जो यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा है। अदर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, तो आप केवल अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से रेफ़र करिए और उसमें जो लिखा है उसी को फॉलो किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज। तो ये इसमें कई तरह के सब्जेक्ट होंगे और उन कई तरह के सब्जेक्ट में कई तरह के कोर्स भी होंगे, और ये जो पूरा प्रोग्राम है अगर वो लंबा जाएगा तो वो टोटल 8 साल का प्रोग्राम है, मतलब PhD तक। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में इंटर करेगा, BSc फर्स्ट ईयर में इंटर करेगा, तब से लेकर के PhD तक ये 8 साल का प्रोग्राम है। लेकिन अभी इस साल से उत्तराखंड में केवल BSc 3 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पर बाकी हम एक थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन बता दूंगी। तो अब इसमें चलिए देखते हैं। पहले तो देखेंगे कि कितने तरह के सब्जेक्ट बच्चे को लेने पड़ेंगे। जैसे पहले जो एनुअल सिस्टम था या जो पहले सेमेस्टर सिस्टम भी था, उसमें केवल 3 सब्जेक्ट बच्चा चूज़ करता था, और वो तीनों सब्जेक्ट एक तरह से मेजर होते थे और उन्हीं में वो लास्ट तक पढ़ाई करता था। मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, 3 ईयर डिग्री कोर्स तक वो तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाई करता था, और जो सब्जेक्ट उसने एक बार चुन लिया उसी सब्जेक्ट में वो लगातार पढ़ता रहता था। अब यहाँ पे बहुत तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी में देखिए, पहला सब्जेक्ट 1 मतलब कि मेजर कोर, फिर सब्जेक्ट 2 ये भी मेजर कोर होगा, फिर सब्जेक्ट 3 मेजर इलेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्ट 4 होगा माइनर इलेक्टिव भी कोई एक सब्जेक्ट का एक कोई कोर्स पेपर होगा, फिर वोकेशनल कोर्स होगा, वोकेशनल कोर्स भी माइनर की कैटेगरी में है, और ये वोकेशनल कोर्स या स्किल बेस्ड कोर्स होंगे। इसके अलावा को करिकुलर कोर्स होगा, ये भी माइनर कोर्स है, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि कुछ कोर्स केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसका मतलब कि उसमें केवल 40% मार्क्स लाके पास हो जाना है, ज़्यादा भी बच्चा ले आए और अच्छी बात है, लेकिन ये नंबर उसके CGPA में जुड़ेंगे नहीं, केवल उसे क्वालिफाई करना है। फिर एक कोर्स इसमें है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर्वे या रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी एक तरह का मेजर कोर्स है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 7 तरह के कोर्स हैं। उन 7 तरह के कोर्स को बच्चों को अलग अलग सेमेस्टर में करना होगा। तो ये जो स्लाइड है इसमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर को मैंने समराइज़ किया हुआ है। तो जैसे पहला ईयर आ गया, तो पहले ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो सबसे पहले बच्चा ओन फैकल्टी चूज़ करता है, इसको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे ओन फैकल्टी में वो इंटर करेगा। जैसे कि जनरली हमारे कॉलेजेस में साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी होती है। तो सबसे पहले बच्चा किसी एक फैकल्टी में इंटर करेगा, और उसी में से वो 2 मेजर कोर कोर्स लेगा। मेजर कोर कोर्स वो एक फैकल्टी में से लेगा, उस फैकल्टी को कहते हैं ओन फैकल्टी। जिस फैकल्टी का वह चयन करेगा, जिसमें से वह मेजर कोर लेगा, उसी फैकल्टी में आगे चल करके उसको सर्टिफिकेट इन फैकल्टी मिलेगा, उसको डिप्लोमा इन फैकल्टी एंड डिग्री इन फैकल्टी मिलेगा। तो सबसे पहले उसे ओन फैकल्टी चूज़ करना है।
तो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो ओन फैकल्टी से लेगा, दूसरा सब्जेक्ट भी वो ओन फैकल्टी से लेगा, और जब तीसरा लेगा वो मेजर इलेक्टिव, तो वो अपनी फैकल्टी से भी ले सकता है और अदर फैकल्टी से भी ले सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो वो अपनी ही फैकल्टी से ले ले। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा साइंस फैकल्टी में इंटर करता है, तो साइंस फैकल्टी में उसने 2 मेजर कोर ले लिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले लिया। अब उसको लेना है मेजर इलेक्टिव, तो अगर वो चाहे तो वो केमिस्ट्री भी ले सकता है, और अगर वो चाहे तो वो अदर में जाकर के हिंदी या इंग्लिश भी ले सकता है। ये बच्चे की अपनी चॉइस होगी। ये एनईपी में इस तरह की व्यवस्था दी गई है। अब उसने जब मेजर इलेक्टिव ले लिया तो फिर वो आएंगे माइनर इलेक्टिव पे। माइनर इलेक्टिव को वो, अगर उसने मेजर इलेक्टिव दूसरे फैकल्टी से ले लिया तो माइनर इलेक्टिव वो अपने फैकल्टी से भी ले सकता है और दूसरे फैकल्टी से भी ले सकता है। इनमें कैसे कैसे चयन होगा इसको मैं अभी थोड़ा और आगे बताऊंगी। इसको इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि कितने पेपर होंगे। तो देखिए सेमेस्टर 1 है, तो सेमेस्टर 1 में केवल एक ही पेपर होगा, एक सब्जेक्ट का केवल एक पेपर होगा जो 6 क्रेडिट का होगा। अगर वो थ्योरी पेपर है केवल तो 6 क्रेडिट का होगा। अगर वह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी है या ज्योग्राफी है, तो वहाँ पे 6 क्रेडिट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। 4 क्रेडिट की थ्योरी होगी और 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरह से जोड़ के वो फिर से 6 क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर केवल थ्योरी पेपर है तो वो 6 क्रेडिट का ही होगा। इसी तरह से जो दूसरा मेजर कोर है वो भी 6 क्रेडिट का होगा। जो तीसरा मेजर इलेक्टिव है वो भी 6 क्रेडिट का ही होगा। और थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिवीज़न इसी तरह से होगा। जो सब्जेक्ट टोटली थ्योरेटिकल हैं उनके 6 क्रेडिट होंगे। 6 क्रेडिट का मतलब कि 6 घंटे पर वीक की उनकी पढ़ाई होगी। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 4 क्रेडिट थ्योरी के हो जाएंगे और 2 क्रेडिट उसके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। तो वो इस तरह से 3 सब्जेक्ट पढ़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके अलावा उसे एक माइनर इलेक्टिव कोर्स लेना होगा जो 4 क्रेडिट का होगा। अब वो 4 क्रेडिट का जो माइनर इलेक्टिव है वो अपनी फैकल्टीज में से भी ले सकता है या वो अदर फैकल्टी में से भी ले सकता है। ये इसके चयन को मैं अभी और आगे बताऊंगी। यहाँ पे ये समझना है कि माइनर इलेक्टिव कोर्स दोनों सेमेस्टर में से किसी एक ही सेमेस्टर में करना है बच्चे को, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में कर ले या वो सेकेंड सेमेस्टर में कर ले। तो मतलब हर साल नहीं करना है, हर सेमेस्टर में नहीं करना है। उसी तरह से सेकेंड ईयर में भी चाहे वो थर्ड सेमेस्टर में करे चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर में करे, उसे किसी एक ही सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव कोर्स करना है। और थ्योरी उसी तरह से चलेगी कि एक एक पेपर होंगे तीनों मेजर कोर्स के। उसके अलावा फिर यहाँ पे आएगा वोकेशनल कोर्स या स्किल बेस्ड। इसे उसे चारों सेमेस्टर में एक एक करना कंपलसरी है। चारों सेमेस्टर में 2 साल में चारों सेमेस्टर में एक एक कोर्स करेगा जो कि 3 क्रेडिट का होगा। 3 क्रेडिट का ये कोर्स होगा। फिर को करिकुलर कोर्स को 6 सेमेस्टर तक करना है। हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर कोर्स करना जरूरी है। तो इस तरह से वो 6 सेमेस्टर में 6 को करिकुलर कोर्स करेगा जिसकी क्रेडिट 2 है, लेकिन ये क्रेडिट लास्ट में जाके जुड़ेगी नहीं, उसे केवल क्वालिफाई करना है। मीन्स 40% मार्क्स उसे ला देने हैं, उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। और फिर एक होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या सर्वे या रिसर्च प्रोजेक्ट। ये अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में नहीं है, ये आगे आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक साल में उसके टोटल 46 क्रेडिट हो जाते हैं। 46 कैसे होंगे, ये 6 फिर 6 तो ये हो गए क्षेत्र के 18 और 18 36 हो गए। फिर ये 4 36 और 4 होंगे 40, 41 42 43 44 45 46। इनके जो क्रेडिट हैं वो जुड़ेंगे नहीं, तो वो क्रेडिट यहाँ पे नहीं आएंगे। 46 क्रेडिट इस तरह से हो जाते हैं। एक साल में 46 क्रेडिट हो गए। अब अगर बच्चा इसके बाद ही चला जाता है, छोड़ देता है वो पढ़ाई, तो एक साल करने के बाद तो उसको सर्टिफिकेट इन फैकल्टी मिल जाएगा। किस फैकल्टी में मिलेगा, जिस फैकल्टी में वो मेजर कोर लेगा। जैसे अगर उसने साइंस फैकल्टी में इंटर किया है तो उसे मिलेगा सर्टिफिकेट इन साइंस फैकल्टी। अगर उसने आर्ट्स फैकल्टी में लिया है तो सर्टिफिकेट इन आर्ट्स फैकल्टी। इस तरह से उसे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से बिल्कुल वैसी व्यवस्था सेकेंड ईयर में भी है। यहाँ पे जो मेजर उसने वहाँ लिया है वही मेजर की पढ़ाई वो यहाँ भी करेगा। 2 मेजर कोर रहेंगे, एक मेजर इलेक्टिव रहेगा,
एक माइनर रहेगा जो या तो थर्ड सेमेस्टर में करे या फोर्थ सेमेस्टर में करे। देन 2 वोकेशनल या स्किल बेस्ड कोर्स रहेंगे जो हर एक सेमेस्टर में करना होगा, और फिर इसके दोनों सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसके भी 46 क्रेडिट बन जाएंगे। तो अगर ये 46 भी यहाँ पे जोड़ दें तो ये टोटल 92 हो गया, और अगर यहाँ पे बच्चा छोड़ के जाता है तो उसे डिप्लोमा इन फैकल्टी मिल जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में भी 2 कोर वही रहेंगे जो उसने पहले चयन किया था, वही 2 कोर रहेंगे। मेजर इलेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। थर्ड ईयर में अब मेजर इलेक्टिव नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 थ्योरी पेपर आ जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट में 2 थ्योरी पेपर होंगे, जबकि पहले और दूसरे साल में केवल एक ही थ्योरी पेपर होता था, पर यहाँ पे 2 थ्योरी पेपर होंगे। अगर 2 थ्योरी पेपर है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश है, तो हर एक थ्योरी पेपर 5 क्रेडिट का होगा, और अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 2 थ्योरी पेपर 4 क्रेडिट के होंगे और एक प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट का होगा। तो ये 2 चौके 8, 2 10, 10 यहाँ से भी हो गया, और 2 पंजे 10, 10 यहाँ से भी हो गया, तो ये 10 क्रेडिट का एक हो गया। उसी तरह से जो दूसरा कोर है उसमें भी वही व्यवस्था रहेगी, और 6 सेमेस्टर में भी वही सेम व्यवस्था रहेगी। अब यहाँ पे मेजर इलेक्टिव नहीं पढ़ना है, ठीक है, मेजर इलेक्टिव यहाँ पे उसका छूट गया। माइनर इलेक्टिव भी उसे नहीं पढ़ना है, वो भी उसका छूट गया। वोकेशनल भी नहीं पढ़ना है, वो भी छूट गया। पर जो 2 को करिकुलर कोर्स हैं वो उसे करना पड़ेगा, वो 6 सेमेस्टर तक करना होगा, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन एक एक्स्ट्रा उसके पास आएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर्वे या रिसर्च प्रोजेक्ट। ये 4 क्रेडिट का होगा, पर ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसे केवल 40% यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। ये मार्क्स या ये जो क्रेडिट होंगे, ये क्रेडिट भी CGPA में जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए केवल 40 क्रेडिट हुआ, तो ये वाला सेमेस्टर या ये वाला जो साल होगा ये बच्चे के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होगा। यहाँ से उसे 10, 10, 20, 30, 40 क्रेडिट हो गया, तो ये 40 क्रेडिट केवल उसे यहाँ पे अर्न करने हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। और पुराने जो क्रेडिट थे 92, उसमें जब 40 जोड़ देंगे तो ये 132 हो जाएगा। अब बच्चा अगर यहाँ पे एग्जिट करता है 3 साल के बाद तो उसे बैचलर इन फैकल्टी मिल जाएगा, जैसे बैचलर इन साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, जो भी है उस तरह से मिलेगा। अब मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में सारा बना रखा है, पर इसको बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे 4th ईयर है तो ये ऑनर्स वाला हो जाता है, और इसमें सारा डिफाइन है कि कैसे कैसे पेपर पढ़ने होंगे। अब यहाँ देखिए 4th ईयर में फिर से एक मेजर कोर ख़त्म हो जाएगा, केवल एक ही मेजर कोर रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से MSc फर्स्ट ईयर हो गया। जो 4th ईयर है, ऑनर्स कहें उसे, तो वो एक तरह से MSc फर्स्ट ईयर है, तो वो केवल एक पेपर यहाँ पे और उसका हट गया, वो केवल एक ही सब्जेक्ट रह जाएगा, और एक सब्जेक्ट में वो यहाँ पे 4th ईयर में पढ़ेगा, और तब उसके यहाँ पे 52 क्रेडिट होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है, ये यहाँ पे 4 थ्योरी पेपर होंगे, तभी ये कंप्लीट होगा। 4 थ्योरी पेपर होंगे जो 5 क्रेडिट के होंगे, है ना। और यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये 4 थ्योरी पेपर होंगे जो 4 क्रेडिट के, और एक प्रैक्टिकल भी 4 क्रेडिट का होगा। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 20 क्रेडिट हो गया, यहाँ पे 5 चौके 20 क्रेडिट हो जाएगा, और 20 क्रेडिट यहाँ, 20 क्रेडिट यहाँ, तो 40 क्रेडिट, और एक माइनर इलेक्टिव वो लेगा तो 44 हुआ, और 44 के बाद 4 यहाँ हुआ तो 48, और 4 यहाँ हुआ वो 52 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की नहीं है, वो उसे करना पड़ेगा, मतलब कि उसमें क्रेडिट जो अर्न करेगा वो उसके CGPA में जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो 52 क्रेडिट होंगे, ये 52 क्रेडिट पहले से जुड़ जाएंगे तो 184 हो जाएगा, 184, और अब उसको डिग्री मिलेगी बैचलर रिसर्च इन फैकल्टी। ये सब नई टर्मोलॉजी है जो NEP के तहत दी गई है, बैचलर रिसर्च इन फैकल्टी। यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पे 4 पेपर होंगे, ये भी 4 पेपर होंगे। तो ये 4th ईयर हो गया। अब उसके बाद जो 5th ईयर होगा, दैट इज़ लाइक MSc फाइनल ईयर। जैसे हमारा अभी तक क्या होता है, 3 साल प्लस 2 साल, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है, 3 साल प्लस 2 साल MSc के, तो ये भी वैसा ही कोर्स है। यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था दी गई है कि बच्चा कई जगह एग्जिट कर सकता है, और जिस भी साल वो एग्जिट करेगा उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलेगा।
जबकि पहले की व्यवस्था में ऐसा नहीं था। जब तक वो पूरा कोर्स नहीं करता उसको कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, पर यही इसमें खासियत है कि उसको हर जगह कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये जो 5th ईयर है इसमें 2 सेमेस्टर हो गए, 9th एंड 10th। ये यहाँ पे मतलब सही लिखा हुआ है, पिछले स्लाइड में थोड़ा गलत था, यहाँ पे सही लिखा है। 4 थ्योरी पेपर होगा 5 क्रेडिट का, तो 20 हो गया, यहाँ भी 20 क्रेडिट आ गए। और यहाँ पे देखिए माइनर इलेक्टिव नहीं लेना है, तो पहले 52 था पिछले में, अब यहाँ पे केवल 48 हो गया, और तब उसे टोटल 232 हो जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, उसे क्रेडिट इसकी जुड़ेगी 4 क्रेडिट, और तब उसको मास्टर इन फैकल्टी मिल जाएगा। और फिर एक सेमेस्टर जो होगा 6th ईयर में, वो 11th सेमेस्टर जिसे बोलेंगे, वहाँ पे केवल 2 थ्योरी होगी 6 क्रेडिट की, और एक रिसर्च मेथोडोलॉजी भी होगा 4 क्रेडिट का। और जो ये होगा सर्वे या रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो केवल 16 क्रेडिट है, इसके केवल 16 क्रेडिट हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्री पीएचडी कोर्स जैसे होता है, प्री पीएचडी कोर्स जैसा है ये, केवल 16 क्रेडिट। और यहाँ पे जो डिग्री मिलेगी दैट डिग्री विल बी पीजी डिप्लोमा इन रिसर्च इन सब्जेक्ट। जैसे अगर उसका कोर सब्जेक्ट मान लीजिए फिजिक्स है, तो उससे मिलेगा पीजी डिप्लोमा रिसर्च इन फिजिक्स, इस तरह से उससे डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी। और ये 6th ईयर का एक सेमेस्टर जो बच गया, मतलब कि 10th 11th है तो 12th, और उसके बाद 7 और 8 ईयर का 7th और 8th ईयर के 2-2 सेमेस्टर, मतलब 5 सेमेस्टर जो भी होंगे, 16 सेमेस्टर तक, 12 से लेके 16 सेमेस्टर तक, वो उसका पीएचडी थीसिस का हो गया। और यहाँ पे कोई क्रेडिट अलॉटेड नहीं है, अगर वो कंप्लीट करता है थीसिस, सक्सेसफुली सबमिट करता है जो भी गाइडलाइंस होंगी, तो उसको पीएचडी इन सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन अभी हमें केवल 3 साल के लिए ही फोकस करना है, और बहुत ज़्यादा आगे अभी चिंता नहीं करनी है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे स्टूडेंट अपनी फैकल्टी को चूज़ करेगा, दैट इज़ चूजिंग ओन फैकल्टी। तो यहाँ पे कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, और वो प्री रिक्विसाइट्स बिल्कुल उसी तरह की होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। पहले भी जो जो कंडीशन थी, जब हम पहले एडमिशन देते थे, तो जो कंडीशंस थी कि बच्चा साइंस ले सकता है कि आर्ट्स ले सकता है कि कॉमर्स, वही सेम कंडीशन अभी भी लागू होंगी फॉर चूजिंग ओन फैकल्टी। जैसे कि इंटरमीडिएट विथ साइंस, अगर किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट साइंस से किया है तो वो साइंस फैकल्टी में जा सकता है, वो आर्ट्स फैकल्टी में जा सकता है, और वो कॉमर्स फैकल्टी में भी जा सकता है अगर उसने मैथमेटिक्स लिया है, और वो एग्रीकल्चर में भी जा सकता है। तो साइंस वाले के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कहीं भी जा सकता है। अगर बच्चे ने आर्ट साइड से पढ़ाई की है इंटरमीडिएट की, तो वो आर्ट साइड में जाएगा, कला संकाय में प्रवेश लेगा, और वो कॉमर्स में भी जा सकता है अगर उसने इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो वो आर्ट्स फैकल्टी में भी जा सकता है और वो कॉमर्स फैकल्टी में भी जा सकता है। और जो बच्चा कॉमर्स से इंटरमीडिएट पास किया है वो कॉमर्स फैकल्टी में भी जा सकता है और वो आर्ट्स फैकल्टी में भी जा सकता है। और जो बच्चा एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट किया होगा वो एग्रीकल्चर में जा सकता है या आर्ट्स फैकल्टी में जा सकता है। इसी तरह से जो प्रोफेशनल कोर्स वाले होंगे या तो वो आर्ट्स फैकल्टी में जाएंगे या उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी फैकल्टी होगी वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो मेनली हम लोग के यहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है, तो यहाँ पे ये चीज़ें वही चलेंगी जो पहले से चलती आ रही हैं। अब ये है कि जब बच्चे ने एक फैकल्टी चूज़ कर ली तो अब वो अपने 2 मेजर कोर को कैसे चूज़ करेगा, तो इसे हम देखेंगे 1 बाय 1 देखेंगे एक एक फैकल्टी में। फैकल्टी कैसे चूज़ करनी है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें वही प्री रिक्विसाइट्स हैं जो पहले से चली आ रही हैं। अब अगर किसी बच्चे ने साइंस फैकल्टी ले ली, इसका मतलब कि वो बच्चा इंटरमीडिएट किया होगा फिजिक्स से किया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया होगा। तो अगर उसने फिजिक्स से किया है तो वो इस ग्रुप को ले सकता है, कोर ग्रुप। मतलब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया है। तो वो किसी एक ग्रुप से मैक्सिमम 2 मेजर कोर ले सकता है। जैसे एक या तो फिजिक्स मैथ्स ले ले, जो फिजिक्स मैथ्स वाला बच्चा होगा, मैथ्स ग्रुप का बच्चा, वो फिजिक्स मैथ्स ले ले कोर सब्जेक्ट, और जो बायो साइड वाला बच्चा है वो जूलॉजी, बॉटनी या बायोटेक्नोलॉजी में से 2 मेजर कोर ले सकता है। अगर कोई चाहे तो एक मेजर कोर फिजिक्स और एक मेजर कोर केमिस्ट्री भी ले सकता है। अगर वो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का है
तो वो चाहे तो वो एक जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री ले सकता है एज अ मेजर कोर, और फिर वो तीसरा फिर इलेक्टिव लेगा। लेकिन कोई बच्चा जैसे अगर वो मान लीजिए कि बायो से पढ़ के आया है तो वो फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं लेगा, वो इसी ग्रुप में से लेगा। या अगर उसने बायो से पढ़ा है तो वो सोचे कि एक मैं फिजिक्स ले लूँ और एक मैं जूलॉजी ले लूँ, तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैथ्स तो उसने की नहीं है तो ये भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। मेजर कोर में ये भी कॉम्बिनेशन ले सकता है कि फिजिक्स और जूलॉजी को मेजर ले सकता है। लेकिन जैसे कि ये चूँकि अभी पहला साल है तो काउंसलिंग करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे मतलब जो पहले से ट्रैक में हैं, क्योंकि आगे चल के उनको फ़ायदा भी हो। अगर वो बहुत इधर उधर के सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे कंडीशन तो नहीं है, वो ले तो सकता है, लेकिन अगर वो लेगा तो उससे आगे कितना फ़ायदा होगा। तो जो पहले से चले आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन अभी भी मतलब अच्छी तरह से लिए जा सकते हैं। जैसे फिजिक्स मैथ्स ले लिए कोर यहाँ से, और फिर केमिस्ट्री को एज अ मेजर इलेक्टिव ले लिया। जरूरी नहीं है कि वो जो तीसरा मेजर इलेक्टिव है वो दूसरे संकाय में जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, वो ओन फैकल्टी से भी ले सकता है। तो अगर उसने फिजिक्स मैथ्स यहाँ से ले लिया तो वो केमिस्ट्री चाहे तो वो तीसरे ग्रुप से ले सकता है मेजर इलेक्टिव। मेजर इलेक्टिव वो जूलॉजी भी ले सकता है, क्योंकि जो प्री रिक्विसाइट्स हैं वो मेजर कोर के लिए तो हैं, पर मेजर इलेक्टिव के लिए कोई भी प्री रिक्विसाइट नहीं है। अगर मेजर इलेक्टिव बच्चे ने नहीं भी पढ़ा है पहले तो वो ले सकता है, पर काउंसलिंग के समय थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को कि वो अगर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ले लिया जो उन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं है और उन्हें वो फिर टफ पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदी सब्जेक्ट है या इंग्लिश सब्जेक्ट है, किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी है अगर, तो वो पढ़ते ही हैं, इंटरमीडिएट तक तो पढ़ते ही हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं, इंग्लिश अच्छी है, तो वहाँ पीछे से बहुत चीज़ें आती नहीं हैं, वो वहाँ पढ़ सकता है। पर जिस बच्चे ने कभी अगर मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं है, इंटरमीडिएट में वो बायो ग्रुप का है और वो अगर मेजर इलेक्टिव मैथमेटिक्स लेना चाहता है तो वो ले सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज या रूल वाइज वो ले सकता है, पर वो उसको कर पाएगा कि नहीं ये चीज़ मतलब बच्चे को भी देखनी होगी और काउंसलिंग करते समय टीचर्स को भी देखनी होगी। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक ग्रुप से वो 2 से ज़्यादा मेजर नहीं ले सकता। जैसे इस ग्रुप में तो केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं तो उसके पास चॉइस नहीं है, पर यहाँ पे जैसे 4 सब्जेक्ट हैं तो कोई बच्चा सोचे कि मैं केमिस्ट्री जियोलॉजी को मेजर कोर ले लूँ और फिर मैं कंप्यूटर साइंस को मेजर इलेक्टिव ले लूँ, तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप में से वो मैक्सिमम 2 ही मेजर ले सकता है। या कि जैसे यहाँ जूलॉजी बॉटनी को मेजर कोर ले लूँ और फिर बायोटेक्नोलॉजी को मेजर इलेक्टिव ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम 2 मेजर आइदर कोर और इलेक्टिव फ्रॉम 1 ग्रुप, ऐसा करना होगा। और फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन जैसे बन सकता है कि फिजिक्स जूलॉजी को मेजर ले लिया तो केमिस्ट्री को चाहें तो मेजर इलेक्टिव ले सकते हैं, अगर बच्चे के उस तरह के सब्जेक्ट हैं तो ये कॉम्बिनेशन साइंस फैकल्टी के लिए हो गया। उसके बाद आते हैं आर्ट्स फैकल्टी। आर्ट्स फैकल्टी में भी सारे सब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे पहला लैंग्वेज का ग्रुप है तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो गया। फिर दूसरा ग्रुप प्रैक्टिकल्स का है, तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे रखे गए हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप है, ये मिलके एक ही है ना, इसको अलग अलग आप ना समझें, ये एक ही ग्रुप है। और इसके बाद जितने भी बचे हैं उसे सोशल साइंसेस के नाम से वो एक अलग ग्रुप में है, मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब यहाँ भी चयन यही होगा कि 1 और 2 मेजर कोर में बी चूजन फ्रॉम एनी ग्रुप। जैसे अगर वो चाहे तो एक ही ग्रुप में से 2 मेजर कोर ले ले, और अगर चाहे तो वो किसी 2 ग्रुप में से एक मेजर यहाँ से ले लिया और दूसरा मेजर कोर यहाँ से ले लिया, या एक मेजर कोर यहाँ से ले लिया दूसरा मेजर कोर यहाँ से ले लिया, पर एक ही में से तीनों नहीं ले सकता। यहाँ भी वो कंडीशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 2 मेजर कोर यहाँ से ले लिया और मेजर इलेक्टिव भी उसने यहाँ से ले लिया, ये नहीं होगा। एक ग्रुप में वो तीनों मेजर एक ग्रुप में से नहीं ले सकता। तो ये कंडीशन इस तरह से भी फुलफिल होगी जो पहले से कंडीशन चली आ रही है कि 2 लैंग्वेज से ज़्यादा तीनों लैंग्वेज नहीं ले सकते। जैसे आपको याद होगा कि जब बच्चा 3 सब्जेक्ट लेता था एनुअल सिस्टम में, तो वो तीनों लैंग्वेज एक साथ नहीं ले सकता है, या 3 प्रैक्टिकल एक साथ नहीं ले सकता है, तो वो कंडीशन अभी भी रहेगी। नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कैन बी टेकन बाई 1 ग्रुप। क्योंकि अगर उसने 2 मेजर कोर ले लिया तो इलेक्टिव कहीं और से लेगा। अगर मान लीजिए उसने हिंदी और होम साइंस ले लिया 2 मेजर कोर, और तब वो अगर चाहे तो मेजर इलेक्टिव वो संस्कृत भी ले सकता है, लेकिन तीनों एक ही ग्रुप से नहीं लेगा।
तो ये यहाँ पे कंडीशंस हैं आर्ट्स फैकल्टी में। अब पहले से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं आर्ट्स फैकल्टी में, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे पहले आपको याद होगा कि कॉम्बिनेशन होता था ऐसा कि अगर बच्चे को ज्योग्राफी लेना है तो उसने या तो इंटरमीडिएट में ज्योग्राफी पढ़ा हो या साइंस पढ़ी हो इंटरमीडिएट लेवल में, और म्यूज़िक ड्राइंग के लिए भी ये कंडीशन थी कि वो इंटरमीडिएट में पढ़ा हो। तो ये कंडीशन अब नहीं रहेगी, ये दो कंडीशन नहीं रहेगी, ये कंडीशन ख़त्म हो गई है। पर मैथ्स के लिए उसे मैथ्स लेना ज़रूरी है। मैथ्स अगर उसने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तभी उसे मेजर कोर मैथ्स की तरह मिलेगा। और बाकी बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी थे पहले, तो वो कॉम्बिनेशन भी नहीं है। आप जो एनईपी का जो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने भेजा है उसमें आप देखिएगा ये सारे चीज़ों का वहाँ पे अब जिक्र नहीं है। वो कॉम्बिनेशन ये सारे जो थे कि इसके साथ वो नहीं अलाउड है, वो नहीं अलाउड है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब सबके साथ सब अलाउड है। बस केवल ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये 3 ग्रुप का ध्यान रखना है। अब देखिए जो मैथ्स है वो मैथ्स आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, लेकिन एनईपी में ये भी व्यवस्था है कि एक सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी में रहेगा। जैसे मैथ्स है तो वो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है पर वो रहेगा साइंस फैकल्टी में। तो अगर कोई बच्चा मैथ्स लेना चाहता है, उसने इंटरमीडिएट में उसका मैथ्स था तो वो मैथ्स ले सकता है, लेकिन वो अदर फैकल्टी से ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो चॉइस है ही कि 2 मेजर कोर वो आर्ट्स फैकल्टी से ले ले और वो जो तीसरा मेजर इलेक्टिव होगा वो मैथ्स जा करके वहाँ पे ले ले साइंस फैकल्टी में। या अगर कोई स्टैटिस्टिक्स लेना चाहता है तो वो साइंस फैकल्टी में जाके ले सकता है। तो इस तरह से आर्ट्स फैकल्टी में इस तरह चयन किया जा सकता है। अब हम आते हैं कॉमर्स फैकल्टी पे। तो कॉमर्स फैकल्टी में आप जानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं, वहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं हैं फ़िलहाल। तो इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांट दिया गया है, लेकिन ग्रुप ए में केवल एक ही सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्रुप बी में भी केवल एक ही सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बच्चे के लिए कोई चॉइस नहीं है, उसे यही मेजर कोर मिलेगा और दूसरा मेजर कोर यही होगा। तीसरा ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन। लेकिन बच्चा इसको एज अ कोर नहीं ले सकता, ये व्यवस्था दी गई है। कॉमर्स का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है स्टेट लेवल में, उसमें ये व्यवस्था है कि इसको मेजर कोर की तरह नहीं लिया जा सकता। बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है कॉमर्स फैकल्टी में, उसको यही मेजर कोर लेना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसका जो दूसरा मेजर कोर होगा वो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। अब यहाँ पे उसके पास चॉइस है कि अगर वो चाहे तो वो मेजर इलेक्टिव को यहाँ इन दोनों में से कोई एक ले सकता है, या फिर वो अदर फैकल्टी में जा सकता है। और अदर फैकल्टी का बच्चा अगर मेजर इलेक्टिव कॉमर्स फैकल्टी से लेना चाहे तो वो इनको ले सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट या बिजनेस कम्युनिकेशन। अदर फैकल्टी का बच्चा जैसे साइंस और आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा अगर कॉमर्स फैकल्टी में एज अ मेजर इलेक्टिव लेना चाहता है तो वो इसको नहीं ले पाएगा। ये ऐसी व्यवस्था सिलेबस में की हुई है, वो इन्हीं 2 में से एक ले सकता है। तो मेजर में इसमें कॉमर्स फैकल्टी में ज़्यादा चॉइस नहीं है। फिक्स 2 मेजर कोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी एंड 1 मेजर इलेक्टिव मे बी चोजन फ्रॉम ग्रुप सी। तो इस तरह से कॉमर्स फैकल्टी में चयन होगा। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि नो मोर एनी रिस्ट्रिक्शन, केवल एक ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि मैथ्स उसे इंटरमीडिएट में पढ़े होना चाहिए, तभी वो आगे मैथ्स फिर पढ़ पाएगा। और बाकी वो कॉम्बिनेशन ये सारी जो चीज़ें थी वो सब अब नहीं है। अगर इसके बाद यूनिवर्सिटी कोई नया डॉक्यूमेंट निकालती है तो फिर अलग बात है, लेकिन एनईपी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें फ़िलहाल ये व्यवस्था नहीं है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में अगर जिस तारीख को एनईपी का डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उस तारीख के बाद अगर यूनिवर्सिटी कोई नया डॉक्यूमेंट निकालती है तो फिर जो नया डॉक्यूमेंट होगा वही लागू होगा, लेकिन फ़िलहाल ये है। तो अभी तक मैंने जो डिस्कशन आपसे किया उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि बच्चा कैसे फैकल्टी का चयन करेगा, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी एंड कॉमर्स फैकल्टी, जिसे हम कहेंगे ओन फैकल्टी, और फिर उसमें से वो कैसे मेजर कोर लेगा और मेजर इलेक्टिव लेगा। मेजर कोर को अपनी ही फैकल्टी में से लेना है, जबकि मेजर इलेक्टिव को वो दूसरी फैकल्टी में से भी जाके ले सकता है। अब आता है चौथा पेपर। चौथा पेपर मतलब कि माइनर इलेक्टिव। तो जो माइनर इलेक्टिव होगा वो 4 क्रेडिट का होगा। अब एक कंडीशन ये है कि अगर बच्चे को देखिए, ये मैं पढ़ती हूँ, इन बिटवीन मेजर इलेक्टिव एंड माइनर इलेक्टिव
वन शुड बी फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टी और डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ओन फैकल्टी। पहले तो ये व्यवस्था दी गई थी कि मेजर इलेक्टिव और माइनर इलेक्टिव में से एक कोई भी अदर फैकल्टी का होना ही होना चाहिए। जो एनईपी का मूल डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा ही लिखा है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो सिंगल फैकल्टी कॉलेज हैं, तो सिंगल फैकल्टी कॉलेज की वजह से वो ये व्यवस्था वहाँ पे संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पे अब ये व्यवस्था दे दी गई है फिलहाल कि अगर सिंगल फैकल्टी है तो वो अपनी ही ओन फैकल्टी के अदर सब्जेक्ट से ले ले। जैसे मान लीजिए कहीं पे केवल आर्ट्स फैकल्टी है, तो आर्ट्स फैकल्टी में अगर उस कॉलेज में मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, तो किन्हीं 2 सब्जेक्ट को उसने मेजर कोर ले लिया, तीसरे सब्जेक्ट को उसने मेजर इलेक्टिव ले लिया और चौथे सब्जेक्ट को उसने एज अ माइनर इलेक्टिव ले लिया। तो इस तरह की व्यवस्था है। जहाँ पे मल्टी फैकल्टी है तो वहाँ भी ये व्यवस्था रहेगी कि वो अदर फैकल्टी में भी जा सकता है या अपनी ही फैकल्टी के अदर सब्जेक्ट में से भी ले सकता है। ये बच्चे की चॉइस है कि वो कहाँ से लेना चाहे। तो माइनर इलेक्टिव के लिए ये चीज़ है। अब जब आप अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ सब्जेक्ट में ऐसी व्यवस्था की गई होगी सिलेबस तैयार करते समय कि जो मेजर कोर्स होगा सब्जेक्ट का उसका सिलेबस अलग होगा और उसी सब्जेक्ट का जो माइनर होगा उसका सिलेबस अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पर इसमें ऐसा है, ये जरूरी नहीं है। वहाँ पे आज पीयूएस हो रही है तो क्लियर हो जाएगा। जैसे फिजिक्स में मान लीजिए जो मैकेनिक्स है दैट इज लाइक अ मेजर कोर, वो मेजर कोर है। जैसे फिजिक्स में मेजर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वो मैकेनिक्स है और वो मेजर कोर है, लेकिन जो इलेक्टिव पेपर है वो जरूरी नहीं है कि मैकेनिक्स ही हो सकता है कि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफर किया गया हो। ऐसा है ये नहीं मैं कह रही हूँ, मैं केवल एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कहीं कहीं तो ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि जो मेजर कोर होगा वही इलेक्टिव भी होगा, क्योंकि मेजर कोर तो अलग बच्चा पढ़ेगा और जो माइनर इलेक्टिव जो लोग पढ़ेंगे वो दूसरे सब्जेक्ट के होंगे। जैसे अपने ही सब्जेक्ट का तो माइनर नहीं ले सकते। ये भी मतलब समझने की बात है कि अगर किसी बच्चे का फिजिक्स मान लीजिए मेजर कोर है या मेजर इलेक्टिव है तो माइनर वो फिजिक्स का कोर्स नहीं ले सकता है, वो चौथे सब्जेक्ट का लेगा। तो इसलिए वहाँ पे सिमिलर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि माइनर कोर्स कंटेंट मतलब सिलेबस मे बी सिमिलर आर डिफरेंट टू मेजर कोर्स कंटेंट, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स। क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से सिलेबस बनाते हैं, तो किसी ने सेम भी रखा होगा और किसी ने अलग भी रखा होगा, तो वो देखना पड़ेगा। एक चीज़ ये यहाँ पे ध्यान रखनी है कि माइनर कोर्स केवल उन्हीं सब्जेक्ट में चलेगा जो सब्जेक्ट उस कॉलेज में सैंक्शनड है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी कॉलेज में हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट और 3 और भी सब्जेक्ट होंगे, मतलब 6 सब्जेक्ट हैं। केवल उतने ही सब्जेक्ट ABCDEFG 6 सब्जेक्ट किसी कॉलेज में सैंक्शनड है। यूनिवर्सिटी ने 6 सब्जेक्ट सैंक्शन किए हैं, तो बच्चा उन्हीं 6 सब्जेक्ट का माइनर लेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा उस सब्जेक्ट का माइनर डिमांड कर दे कि जो सब्जेक्ट वहाँ पे है ही नहीं, उसे उन्हीं सब्जेक्ट का माइनर लेना होगा जो सब्जेक्ट वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है। तो ये हो गया माइनर के बारे में। अब अगर जैसे मान लीजिए सिलेबस अगर सेम है, जो मेजर कोर का सब सिलेबस है वही अगर माइनर का भी सिलेबस है तो क्लास एक साथ भी चल सकती हैं। सो क्लासेस में बी रन साइमल्टेनियसली फॉर मेजर कोर, मेजर इलेक्टिव एंड माइनर इलेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे बहुत छोटे अगर कोई कॉलेज हैं वहाँ पे बच्चे भी कम हैं और मेजर का जो सिलेबस है वही माइनर का भी सिलेबस है, मेजर कोर और मेजर इलेक्टिव का तो सिलेबस देखिए सेम ही रहेगा उस सब्जेक्ट का, तो वो चाहे तो एक साथ अपना टाइम टेबल में रख दें या फिर अलग अलग लगाएं। ये मतलब कॉलेज की इंटरनल व्यवस्था रहेगी। और एक ये भी है कि मेजर कोर्स फॉर वन स्टूडेंट में बी चोजन एज माइनर कोर्स फॉर द अदर स्टूडेंट। तो लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो मेजर कोर्स होगा, मेजर कोर या मेजर इलेक्टिव, उसके क्रेडिट 6 हैं, तो वहाँ पे 6 आवर्स पर वीक टीचिंग होगी, जबकि माइनर की 4 आवर्स पर वीक टीचिंग होगी। तो जहाँ पे सिलेबस जो है सेम होगा वहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे 6 में से 4 दिन तो आप एक साथ पढ़ा सकते हैं और 2 दिन फिर उनका ब्रेक हो जाएगा माइनर वालों का, है ना। इस तरह की व्यवस्था वो सिलेबस पे डिपेंड करेगा और कॉलेज की इंटरनल व्यवस्था पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से माइनर का चयन किया जा सकता है।
माइनर में भी कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है कि बच्चा पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसकी कोई कंडीशन डॉक्यूमेंट में नहीं है, मतलब रूल में नहीं है। लेकिन वही है कि काउंसलिंग करते समय मतलब बच्चे को समझाया जा सकता है कि जो पेपर उसने पहले कभी नहीं पढ़ा, जैसे साइंस के पेपर में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो अगर उसको माइनर इलेक्टिव की तरह चूज करता है तो उससे डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन अगर बच्चे ने बोल दिया कि भले ही मैंने फिजिक्स पहले कभी नहीं पढ़ी है पर मैं एज अ फिजिक्स लूँगा, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। अब हम आते हैं सीट एलोकेशन पे कि कैसे सीट निर्धारित होगी। तो आपने जो मैंने शुरू में स्लाइड्स दिखाई थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस ईयर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपने देखा कि जो मेजर कोर के 2 सब्जेक्ट हैं वही आगे तक रन करते हैं। जो मेजर इलेक्टिव है वो तीसरे साल में छूट जाता है, वो केवल 2 साल ही पढ़ना होता है। तो इसलिए जो सीट होगी, जो ऑलरेडी सैंक्शन सीट है बाय यूनिवर्सिटी, वो केवल सिलेक्शन ऑफ मेजर कोर सब्जेक्ट के लिए है। जैसे यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज जैसे सीट देती है, और पहले कॉम्बिनेशन वाइज भी देती थी, जैसे साइंस में देती है पीसीएम या जेडबीसी, इस तरह से देती है सीट। तो अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लें कि हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में मान लीजिए 100 सीट है, तो वो जो 100 सीट है वो मेजर कोर सब्जेक्ट के लिए मानी जाएगी। वो इलेक्टिव के लिए फिर 50%, 100 का 50% सीट वो इलेक्टिव के लिए मान सकते हैं, और 50% ही, 100 का 50% मतलब 50 माइनर इलेक्टिव के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिखी हुई नहीं है, पर ये तो ऑलरेडी मतलब एक तरह से पता ही है कि जो सीट सैंक्शन है वो मेजर कोर के लिए होगी, क्योंकि वही सब्जेक्ट आगे तक जाएगा। बाकी तो बीच बीच में छूटता चला जाएगा, माइनर भी उसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और मेजर इलेक्टिव भी उसे केवल 2 साल तक ही पढ़ना है। तो यहाँ पे तो कोई संशय नहीं है कि जो ऑलरेडी सैंक्शन सीट है वो मेजर कोर के लिए रहेंगी। अब ये जो 50% वाला है ये वहाँ पे कहीं डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक बार रखना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। पर अगर मान लीजिए छोटे कॉलेज हैं जहाँ बच्चों की संख्या ही बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर एक ही सब्जेक्ट में सारे बच्चे जाते भी हैं एज अ मेजर इलेक्टिव, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो व्यवस्था है ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि इंटरनल व्यवस्था है कॉलेज की। अब जरूरी नहीं है कि वो 50% रखें, वो चाहें तो 40% रखें या वो चाहें तो ना भी रखें, इसमें कुछ लिखा नहीं है डॉक्यूमेंट में। ये इंटरनल है कि मतलब आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बाहर रख भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं, पर रखना जो बड़े कॉलेज हैं जहाँ पे, नहीं तो जो एक आसान सब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्री रिक्विसाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि हम उसमें चले जाएँ एज अ मेजर इलेक्टिव या माइनर इलेक्टिव, जबकि वहाँ टीचर्स तो लिमिटेड ही हैं और नए टीचर फिलहाल आने भी नहीं वाले हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पे एक बार रखना भी ज़रूरी होगा। तो ये सीट एलोकेशन की बात है। अब उसके बाद एक कोर्स और है जो वोकेशनल एंड स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। वोकेशनल एंड स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो व्यवस्था दी गई है, जो स्टेट लेवल का डॉक्यूमेंट है, उसमें जो कुमायूं यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कई यूनिवर्सिटीज़ ने बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में कोई सिलेबस नहीं बनाया गया है। वोकेशनल कोर्स के लिए वहाँ पे कोई भी सिलेबस नहीं है, वहाँ ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं, और ये कहा गया है कि जैसे आईटीआई है या एमएसएमई है या पॉलिटेक्निक है, तो उनके साथ में कोलैबोरेशन करके उस तरह के वोकेशनल कोर्स को कॉलेज अपने यहाँ चलाएं। लेकिन उन्होंने सिलेबस नहीं बनाया है। पर श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आज बीओएस हो रही है, तो हर सब्जेक्ट ने कुछ कुछ वोकेशनल कोर्स के सिलेबस बनाए हैं। जैसे अगर हिंदी है तो हिंदी में मतलब कुछ रहेंगे, उनका सिलेबस बना हुआ होगा, वैसे हर सब्जेक्ट में होगा। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, सब में कुछ ना कुछ कोर्स होगा। तो यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है कि एक पूरी लिस्ट होगी, हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ कोर्स होंगे। तो कॉलेज लेवल पे कॉलेज को चूज़ करना होगा कि वो कौन सा वोकेशनल कोर्स रन करना चाहता है। जरूरी, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मतलब 2-2, 3-3 भी होंगे तो बहुत ज़्यादा वोकेशनल कोर्स हो जाएंगे। आप एक साथ सारे वोकेशनल कोर्स को रन करें ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे कोई बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो फिजिक्स का ही वोकेशनल कोर्स लेगा, ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ये एक मतलब पूल ऑफ वोकेशनल कोर्सेज हैं, पूरी लिस्ट है, उसमें से बच्चा कोई सा भी ले सकता है।
तो अब फिर कॉलेज अपने लेवल पे एक सेल बना करके, वोकेशनल कोर्स के लिए एक सेल बना करके वो देख लें कि हमारे कॉलेज के लिए या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या कहाँ हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो हमारे लिए कौन कौन से वोकेशनल कोर्स होंगे जो कि संभव हो पाएंगे। तो उन वोकेशनल कोर्स की आप लिस्ट बना सकते हैं और फिर वो लिस्ट बनाने के बाद तब फिर आप उसे बच्चों को एलोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे कि सीट कितनी होगी, तो ये भी कोई एनईपी डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक वोकेशनल कोर्स पे कितनी सीट होगी। ये सारी कुछ कॉलेज लेवल पे होगा। जैसे मान लीजिए कि छोटा कॉलेज है और आप सारे बच्चों को, अगर वहाँ पे 200 बच्चे हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारे 200 बच्चे एक ही वोकेशनल कोर्स पढ़ें, क्योंकि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी है। अगर बाई रूल देखेंगे तो बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है, किसी भी सेमेस्टर में कुछ भी ले सकता है, लेकिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कहीं कहीं कॉलेज अपने लेवल पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि हम इस सेमेस्टर में यही वाला चलाएंगे या इतने ही चलाएंगे या एक वोकेशनल कोर्स में इतनी ही सीट रखेंगे। ये सब हर कॉलेज की या हर इंस्टीट्यूट की अपनी इंटरनल व्यवस्था हो सकती है। तो इस तरह का वोकेशनल कोर्स के लिए एक पूरी लिस्ट है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं इसमें, जैसे ड्राइंग के कई हैं, ड्राइंग एंड कलर स्टडीज़, ड्राइंग एंड स्केचिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिर लैंडस्केप है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मशरूम कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बेसिक न्यूट्रिशन है, फिर ऐसे और आप देखिए जैसे टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर सिक्योरिटी है, फंडामेंटल ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, और इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का भी है इसमें, कंप्यूटर का भी होगा, बेसिक कंप्यूटर का भी। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। पर आप श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से चूँकि एफिलेटेड हैं, तो आप वहाँ के सिलेबस में देखिएगा कि कौन कौन से हैं। जो होंगे उनमें से आपके यहाँ कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं, कौन से आप रन कर सकते हैं, उस तरह से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप उसे रन कर सकते हैं। तो इस तरह वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात हुई। और ये हर सेमेस्टर में, मतलब 4 सेमेस्टर तक, शुरू के जो 4 सेमेस्टर होंगे उसमें बच्चे को हर एक सेमेस्टर में एक वोकेशनल कोर्स करना होगा जो कि 3 क्रेडिट का होगा और उसकी क्रेडिट सीजीपीए में जुड़ेगी भी। तो ये हुआ वोकेशनल कोर्स। अब जो लास्ट कोर्स होगा वो को करिकुलर कोर्स होगा। तो को करिकुलर कोर्स के लिए एक ऐसा फिक्स सा कर दिया गया है स्टेट लेवल पे ही, और उसी को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है। इस तरह से अडॉप्ट किया है कि हर सेमेस्टर में एक कोर्स करना होगा और वो कौन सा कोर्स करेगा वो फिक्स कर दिया गया है। जैसे प्रथम सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल है, फिर द्वितीय सेमेस्टर में पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट साइंस है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड ये वैल्यू एजुकेशन है, तृतीय सेमेस्टर में श्रीमद् भगवद गीता में प्रबंधन प्रतिमान, चतुर्थ सेमेस्टर में चॉइस है वैदिक विज्ञान एवं वैदिक गणित में, फिर पंचम सेमेस्टर में ध्यान मतलब मेडिटेशन एंड रामचरितमानस के अनुप्रयुक्त दर्शन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, इन दोनों में चॉइस है, मतलब कोई सा भी कर सकते हैं। और षष्ठम सेमेस्टर में भी 2 हैं, भारतीय पारंपरिक ज्ञान का सार और विवेकानंद अध्ययन। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस ऐसे तो कुमायूं यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने एक अलग से एनईपी के लिए बनाया हुआ है एक टेबल सा, वहाँ पे मतलब मौजूद हैं, ये सारे सिलेबस वहाँ पे मौजूद हैं। और अभी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी इनके में कोई चेंज करेगी या एज इट इज़ उसको लेगी, ये आपको पता चल जाएगा। आज BOS वहाँ पे हो रही है तो वो वहाँ पे पता चल जाएगा आगे कि एज इट इज़ वही सिलेबस वो ले रही है या थोड़ा बहुत चेंज कर रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो एज इट इज़ वही सिलेबस लेगी, पर ये तो निश्चित है कि वो मतलब फिक्स है, इसमें कोई चेंज मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जहाँ पे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा कोई नया मतलब अभी फ़िलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा ही रहेगा, पूरे उत्तराखंड के लिए है और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने एज इट इज़ इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये को करिकुलर कोर्स हो गया। इसके बाद लास्ट में जो बच जाता है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह है, तो वो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे 3rd सेमेस्टर में होगा तो वो बच्चा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो उसका मेजर कोर होगा वहीं से रिलेटेड होगा, तो उसका कोई टॉपिक इस तरह से डिफाइन नहीं है, तो वो जो टीचर्स वहाँ पे देंगे जिस तरह से वो कोर्स उसे करना पड़ेगा। तो फील्ड सर्वे और फील्ड स्टडीज, सर्वे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका फ़िलहाल कोई सिलेबस तो इस तरह का है नहीं। वो हो सकता है कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट ने अपना सिलेबस बनाया हो तो वो सब्जेक्ट मतलब अपने बच्चों को उस तरह से मतलब ट्रीट करेंगे, पर एज इट इज़ मतलब अलग से कोई उसका एक कॉमन सा सिलेबस नहीं है, वो सब्जेक्ट वाइज वहीं पे निर्धारण होगा, वो सब्जेक्ट के टीचर्स ही करेंगे।
तो इस तरह से मैंने सारे जो पॉइंट्स थे वो आपको बताया। मतलब पहले मैंने आपको एनईपी के जो मूल मूल बातें हैं, जो थोड़ी पिछले बातों से जो नई बातें हैं, जैसे क्रेडिट क्या होगा, जो टर्मिनोलॉजी है उसे डिस्कस किया। फिर जो ये पूरा 8 साल का जो पूरा प्रोग्राम है एनईपी में जो प्रपोज किया गया है, उसमें किस किस तरह के सब्जेक्ट होंगे, किस साल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारा कुछ डिस्कस किया। फिर हम लोग आ गए कि कैसे हम फैकल्टी का चयन करेंगे। फिर एक फैकल्टी में जाते हैं तो हम कैसे वहाँ पे मेजर कोर चयन करेंगे, फिर मेजर इलेक्टिव का चयन कैसे होगा, माइनर इलेक्टिव का चयन क्या कैसे होगा, क्या वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। और फिर वोकेशनल कोर्स का नेचर कैसा होगा और को करिकुलर कोर्स का नेचर कैसा होगा। तो इस तरह से मैंने अपनी बात पूरी रख दी है और अब आप लोग आमंत्रित हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अपने साथी प्राध्यापकों को आमंत्रित करती हूँ कि कोई क्वेरीज हों तो प्लीज आगे आएं और पूछें। हाँ बताइए। मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से बोल रहा हूँ, डॉक्टर राजपाल सिंह रावत। जी जी मैं ऑडिबल हूँ मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल है। मैम मुझे एक चीज़ बताइए, जो बच्चा बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा जी तो या तो उसके पास आर्ट्स में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, हाँ इकोनॉमिक्स या मैथ्स, या मैथ होनी चाहिए हाँ 12th हाँ लेवल पे। बस हाँ। क्या हम हाई स्कूल की मैथ को भी कंसीडर करेंगे कि नहीं? नहीं 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 करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं। ठीक है। दूसरी क्वेरी मैडम मेरी ये है, हम्म कॉमर्स का जो सिलेबस बनाया गया है हम्म उसमें जो मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें ऑन फैकल्टी है या अदर फैकल्टीज है? नहीं दोनों ले सकते हैं। जैसे बच्चा जो कॉमर्स फैकल्टी में प्रवेश लिया, उसका ओन फैकल्टी कॉमर्स है तो 2 मेजर कोर्स तो वो ले ही लेगा, वो अकाउंटिंग और जो भी एक दूसरा है। और जो तीसरा है वो चाहे तो उसमें से ले ले, थर्ड जो सी ग्रुप है उसमें से 2 ऑप्शन है, 2 में से एक ले सकता है। और कोई अदर फैकल्टी का है तो वो भी उसमें से ग्रुप सी में से ले सकता है। तो अदर फैकल्टी तो मैडम उन दोनों में से लेगा ना, जो 2 हाँ ऑप्शन दिए गए हाँ हैं। जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं ग्रुप सी, उसी में से लेगा। वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में से नहीं ले सकता है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में तो सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, तो अदर फैकल्टी तो होगा ही नहीं फिर। नहीं नहीं जो सारे सब्जेक्ट वो कॉमर्स के ही हैं जो सिलेबस बनाए हैं। नहीं तो वो तो कॉमर्स ने अपना सिलेबस बनाया ना, तो वो तो बनाएगा ही। कॉमर्स तो जैसे देखिए कॉमर्स है तो वो अपना कॉमर्स का बनाएगा, जो अगर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश का बनाएगा। लेकिन वो तो बच्चे को लेना है ना कि वो अदर फैकल्टी से यहाँ पे आ सकता है। आपको नहीं तो अदर फैकल्टी, अगर कोई बच्चा थर्ड में मैथ लेना चाहे तो क्या वो मैथ ले सकता है या इसी में से ए और बी में से कोई सेलेक्ट करेगा? मतलब बच्चे ने प्रवेश लिया कॉमर्स फैकल्टी में ना, 12th मैथ का स्टूडेंट है वो। 12th मैथ का स्टूडेंट है, तो अगर 12th मैथ का स्टूडेंट है और वो कॉमर्स फैकल्टी में अगर एडमिशन लिया उसने, यही कहना अब चाह वो रहे हैं ना आप? जी हाँ, वो थर्ड मेजर सब्जेक्ट में मैथ सेलेक्ट करना चाहता है तो क्या उसको मैथ सब्जेक्ट दिया जाएगा या नहीं, या उन्हीं दो दिया में से कोई जाएगा। एक? नहीं नहीं दिया जाएगा, वो अदर फैकल्टी में लेकिन चला गया ना, दिया लेकिन उसमें जाएगा। तो फिर आपने ऑप्शन दिया ही नहीं ना, जिन्होंने सिलेबस बनाया नहीं नहीं उन्होंने तो ना ना आप 103 नहीं को A और आप B नहीं पार्ट समझ रहे दिया। ना। वो तो अगर वो कॉमर्स से लेना चाहे तब कॉमर्स के डिपार्टमेंट के लिए तो वो मेजर इलेक्टिव है, जो उन्होंने एक बिजनेस कम्युनिकेशन और एक जो दूसरा दो दिया है। लेकिन अगर बिजनेस वो ऑर्गेनाइजेशन वाला। हाँ जो 2 दिया है, लेकिन अगर जो कॉमर्स का ओन फैकल्टी का बच्चा है उसने 2 मेजर कोर तो कॉमर्स से ले लिए, ठीक है, 2 मेजर कोर उसने कॉमर्स से ले लिए। अब वो तीसरा आप कह रहे हैं कि मैथ्स लेना चाहता है तो उसके पास चॉइस है, वो अदर फैकल्टी में जाएगा ना, वो आर्ट्स फैकल्टी में चला जाएगा और आर्ट्स फैकल्टी से मैथ्स ले लेगा। तो वो सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो मैथ्स वाले ऑफर करेंगे ना, वो कॉमर्स वाले नहीं ऑफर करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जैसे जो कॉमर्स है ना वो तो अपना ही सब्जेक्ट बनाएगा, जैसे फिजिक्स है तो वो फिजिक्स का ही बनाएगा। अब वो तो बच्चा इधर उधर जाएगा,
डिपार्टमेंट क्या तो अपनी जगह ही रहेगा ना। बताइए। ये ऑप्शन है ना, कंपलसरी तो नहीं है कि अदर फैकल्टी सेलेक्ट करना ही, ना क्योंकि ना सिलेबस ना, के नीचे बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन कंपलसरी है। अगर बच्चा चाहता है कि मैं कॉमर्स के ही सारे सब्जेक्ट पढ़ लूँ, क्योंकि उसने कॉमर्स फैकल्टी चूज किया है और वो उसी में चाहता है, तो वो 2 मेजर कोर जो है वो तो वो लेगा ही, कंपलसरी है लेना, क्योंकि वहाँ चॉइस नहीं है। और जो तीसरा है, वो अगर चाहता है कि मैं कॉमर्स का ही लूँ तो वो कॉमर्स का ही ले सकता है। ठीक है। लेकिन वो एक, कंपलसरी नहीं है। वो कंपलसरी नहीं है कि वो अदर फैकल्टी में जाए। अब कॉमर्स के बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि अगर वो माइनर इलेक्टिव भी चाहता है कि मैं कॉमर्स से लूँ, तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनके पास है नहीं ना फिर ऑप्शन, उनके पास 4 सब्जेक्ट ही नहीं है, जी जी जी। है ना, उनके पास नहीं है, तो ये बात है। दूसरा मैडम, वोकेशनल कोर्स जो है हमारे पास, हम्म, इसकी लिस्ट जो दी गई है उसमें मैडम, हम्म, पहले हमारे यहाँ जो कॉमर्स का हाँ जो सिलेबस था, हाँ हाँ, उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, जो भी कमेटी रही होगी जिसने सिलेबस डिटरमाइन किया है, उन्होंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को हटा दिया है और ना ही वोकेशनल कोर्स की लिस्ट में उसको कहीं रखा है। जबकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, और अभी जो डायरेक्टरेट से कुछ समय पहले वोकेशनल कोर्स की लिस्ट आई थी, उसमें भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में टैली कोर्स था। अच्छा। लेकिन अब इसको पूरा सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, जबकि कोर्स की इम्पोर्टेंस प्रेजेंट में मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक मिनट, आपने जो सिलेबस पहले से देखा है जिसमें आप कह रहे हैं कि ये चीजें थी वहां पे, वो कौन सा सब मतलब सिलेबस आपको कहाँ से मिला था वो वाला? ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ होते थे पहले बीकॉम में। मतलब तो आप ग्रुप, एनईपी के पहले की बात कर रहे हैं? जी जी, उसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता था। अच्छा अच्छा। तो अब अब मुझे ये देखिए, भी, वो तो अब पहले का तो खत्म हो गया, लेकिन आज जैसे अभी बीओएस हो रही है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो कॉमर्स वालों ने कई सिलेबस वो बना रहे हैं वोकेशनल कोर्स के, उस लिस्ट में से ही लेके, या तो हो सकता है जो आप कह रहे हैं ना, हो सकता है कि वो वाला पार्ट उन्होंने इंक्लूड किया हो। अब हमें पता नहीं नहीं मैडम, कि कर रहे हैं कि नहीं, पर हो सकता है किया हो। मेरी इसके रिगार्डिंग बात हुई है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेबस बना रही है, वो इसको रख रही है इस सब्जेक्ट को। अब एक्चुअली देखिए, ऐसा है ना कि ये चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी लागू हो रही हैं, तो अगर मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर में वो, मान लीजिए अभी में नहीं आ पाया, तो आगे के सेमेस्टर में आ सकता है। जैसे क्योंकि उसे वोकेशनल तो 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है ना, तो आज नहीं, की, जब मैंने वो वोकेशनल की लिस्ट में नहीं है तो उसको हम सेलेक्ट नहीं कैसे करेंगे नहीं, जॉब? वो आप अभी उस लिस्ट को फाइनल मत मानिए, आप लिस्ट को तब फाइनल मानिए जब आपके पास श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में जो बीएस हो रही है, एकेडमिक काउंसिल से पास होगा, वो जो आपके पास सिलेबस जाएगा, उसको उसको आप देखिएगा, है ना। अच्छा, वो जो हाँ, वो जो लिस्ट है ना, नेक्स्ट, उस लिस्ट को आप, वो तो एक मतलब दे दिया गया है ना एक तरह से, कि इसमें से आप ले सकते हैं, इस तरह के ले सकते हैं, पर आप तो अपनी यूनिवर्सिटी को देखेंगे ना। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी रखती है उसको, तो आप उसमें से लीजिए, और अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी नहीं रख रही है, तो एक लाइन आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि कॉलेज अपने स्तर पे पाठ्यक्रम बना करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसे बीओएस में पास करा सकता है। तो चूंकि ये बिल्कुल अभी नया नया है, तो अभी तुरंत तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपको कब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए था, मतलब बहुत अच्छा है और आपके कॉलेज के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा है, तो आप उसका सिलेबस बना के यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं कि वो अपने बीओएस में पास कराएं और उसको भी लिस्ट में लगाएं। लेकिन अभी वो है कि नहीं, आप उसको तब बता सकते हैं जबकि आज की बीओएस के बाद कॉमर्स का सिलेबस आपके यहाँ पहुँच जाएगा तब। जी मैम। एक मैडम, हमारे यहाँ बीकॉम 5th और 6th सेम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। हाँ हाँ है। इसके लिए टाई अप शासन से लेटर आएगा या अपने स्तर से प्रयास करना होगा? उसके और बच्चों की लिए अटेंडेंस का क्या होगा उस टाइम पे? वो उसमें तो टाई अप का भी है। तो देखिए, जैसे अगर टाई अप होता है और बच्चे कहीं जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चा जब वहाँ रहता है तो फिर वहाँ पे जितने दिन के लिए भी जाएगा, उतने दिन का वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएगा ना, फिर वो जी जी उतने जी, दिन का तो वही उसकी अटेंडेंस मानी जाएगी फिर, है ना। ठीक है। ये है ना। अब टाई अप कितना हो पाएगा, जैसे प्रपोजल तो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा इसमें ये भी है कि आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, क्रेडिट ना वहाँ से भी पूरी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी एनईपी में लिखी हुई हैं कि आप कुछ क्रेडिट को ऑनलाइन से भी बच्चे पूरी कर सकते हैं, पर वो कितना, मतलब हम लोग अगर अपने स्थिति के अनुसार देखें, हमारे कॉलेज जिस तरह के हैं, तो कितना हो पाएगा वो आगे आगे देखा जाएगा ना।
नहीं मतलब जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग होता है तो हम चाहते हैं कि बच्चे अकाउंटिंग पढ़ने के बाद जो मार्केट में सीए हैं उनके साथ 3 महीने या 6 महीने अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करें। हाँ ठीक है। तो क्या ये इंडस्ट्रियल टाइप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये अगर मतलब जो रिकॉग्नाइज सीए होंगे ना, उस तरह हाँ से अगर नहीं, आप सीए करेंगे मतलब तो अब मैम वो 6 महीने का जैसे आप कह रहे हैं, तो 6 महीने तो पूरा सेमेस्टर हो गया ना। जी जी जैसे और वो उस 6 महीने में उस पूरे सेमेस्टर में उसको अपने जो कोर कोर्स हैं वो भी पढ़ने हैं, है ना। जी जी तो आप उस 6 महीने में वो अगर पूरा 6 महीने वहाँ चला जाएगा तो अपना कोर कोर्स कैसे पढ़ेगा। तो वो बहुत, चूंकि देखिए वो 4 क्रेडिट का है ना, वो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जैसे वो 4 क्रेडिट की है, तो उसको पर वीक 4 आवर्स उसमें स्पेंड करने हैं। तो आप जैसे ये कर सकते हैं कि मतलब अब वो हर दिन 4-4 घंटे जाए तो उतना फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो आप उसको जैसे उस हिसाब से लगा करके कि उसको आपने 15 दिन के लिए लगातार जैसे भेज दिया। लेकिन अगर आप जी या मतलब आप जोड़ लीजिए कि अगर 4 क्रेडिट पर वीक है तो अगर एक सेमेस्टर में उसके हो जाएंगे 60 आवर्स हो जाएंगे ना। जी जी 15 वीक का है तो 60 आवर्स मतलब उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में खर्च करने हैं। तो वो 60 आवर्स को अगर आप मतलब ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकते हैं कि हम लगातार उसको 1 महीने के लिए हमने पूरा ही भेज दिया, तो वो जी चीज़ें आप अपना मतलब अपने स्तर पे कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरे 6 महीने उसे भेजूँ पूरे सेमेस्टर, तो फिर वो अपना कोर कोर्स कैसे पढ़ेगा, है ना, ये भी जी देखना है। मैम हाँ, जी 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 तो छोटा टाई आप अब कर सकते हैं मतलब, लेकिन पूरे सेमेस्टर का जैसे नहीं कर पाएंगे। थैंक यू मैडम। ठीक, थैंक यू। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ मैडम मैं जितेंद्र नौटियाल हिंदी हाँ विभाग से हूँ। हाँ हाँ, आपको मैं देखती रहती हूँ और सुनती भी मैडम रहती हूँ। ये पूछना है कि जो शुरुआत के जो हमारे 4 सेमेस्टर हैं, तो उसमें जो अब तक हमने समझा है कुछ आपके माध्यम से और कुछ पढ़ करके कि 2 मेजर कोर विषय होंगे, एक मेजर इलेक्टिव होगा जी और एक माइनर इलेक्टिव होगा। जी जी ये 4 तो ये हो गए। बिल्कुल। उसके बाद जो ये वोकेशनल या स्किल और ये को करिकुलर होगा। जो हम्म, पेपर हैं, ये 5th एंड 6th सेमेस्टर में होंगे या इसके साथ ये भी होंगे? नहीं, ये जो हमने टेबल बनाई थी ना वहाँ से आपको क्लियर होगा। ये जो मेजर इलेक्टिव है वो तो देखिए 2 साल ये तो तक ठीक पढ़ना है। है, ठीक है। और जो ये वाला है वोकेशनल, वो केवल 4 सेमेस्टर पढ़ना है। वोकेशनल को केवल ओके, चार ठीक सेमेस्टर है, पढ़ना है। और जो माइनर ठीक है। जो को करिकुलर है उसको 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है। अच्छा जी 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 जी, ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। और मैडम एक चीज़ और क्लियर करनी थी, आपने शुरुआत में जो की पॉइंट्स बनाए थे उसमें पासिंग मार्क्स 33% है ना लिखे हाँ हुए, हाँ, 33% लेकिन है। बाद के डिस्कशन में 40% आ रहा था, तो ये 40% होगा नहीं, कि जो 33% क्वालिफाइंग होगा? नेचर के हैं ना, जो पेपर क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जैसे जो को जी करिकुलर कोर्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का जी मतलब जी कि उसके क्रेडिट सीजीपीए में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जी बट जी। जैसे अभी इन्वायरमेंट का होता था ना पेपर, जैसे हम लोग के हाँ एनुअल जी सिस्टम में जैसे इन्वायरमेंट का पेपर होता है, तो उसको कहते हैं ना कि जी जी। बच्चे ने केवल पास करना है, उसके नंबर उसके परसेंटेज में नहीं आते हैं, है ना। तो ओके इस तरह का जी है वो, मतलब बच्चे को केवल पास करना है क्वालिफाइंग पेपर को करिकुलर का। उसमें नहीं वो जो भी क्रेडिट लेगा वो क्रेडिट उसके सीजीपीए में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो जी ऐसे जी। पेपर जो केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं वहां पे 40% है पासिंग मार्क्स, ओके ठीक है। ओके मैडम, ठीक लेकिन है। जो अब अदर क्लियर हो हैं गया जी। वो उनमें वो 33% 33। है। हाँ ओके मैडम, थैंक यू मैडम, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। हम हाँ सुधा रानी जी जी अर्थशास्त्र विभाग से। जी जी मैम हमारा प्रश्न ये है, हम्म, सीट जो डिवीजन आपने बताया जी जी कि आपका जितना अलॉट है सीट्स जो जितनी भी अलॉट है उसका 50% आप कर सकते हैं कोर के लिए और 50% जो आपके माइनर या मेजर नहीं इलेक्टिव नहीं के नहीं लिए। नहीं नहीं, जो सीट अलॉट है वो पूरे मेजर कोर के लिए है। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ तो मैम अगर हम 60, जैसे सपोज हमारे इकोनॉमिक्स में है 60 सीट्स हैं, हाँ तो हाँ क्या हम 60 पर पूरा का पूरा कोर सब्जेक्ट वाले लेंगे हाँ, वो कोर और फिर लेंगे। वो माइनर और जो मेजर वाले अगर इलेक्ट करते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में कोई और डिपार्टमेंट वाले आ सकते हैं, हाँ हाँ कोई हाँ। और फैकल्टी वाले आते हैं, तो उनके लिए कैसे होगा मैम? वो उसके एक्स्ट्रा होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। वो इन 60 से अलग हाँ होंगे। हाँ, इन 60 से अलग। ठीक है मैम। अच्छा एक और बात
हमारे यहाँ आपका जो माइनर इलेक्टिव है मैम, अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन वो जो था उसमें था ना सी वाले में, हाँ कॉमर्स मैम में। क्या वो उसके लिए अनिवार्य होगा कि हमारे स्टूडेंट के पास 12th में मैथ्स या इकोनॉमिक्स हो, तभी वो नहीं नहीं, माइनर इलेक्टिव के लिए नहीं है, माइनर इलेक्टिव के लिए कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, वो कोई भी बच्चा कर सकता है। चलिए, उसके थैंक यू लिए मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके। नमस्कार मैम, हाँ मैं नमस्कार। डॉक्टर सिंधु नौटियाल, हाँ मैथमेटिक्स से। जी जी। तो मैम जैसे आपने बताया कि वैसे तो दो मेजर है वो आपकी ओन फैकल्टी से होना चाहिए, और थर्ड मेजर इलेक्टिव और फोर्थ माइनर इलेक्टिव, ये मे एंड मे नॉट बी फ्रॉम ओन फैकल्टी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था करी है कि ये चारों के चारों हमारे अपने फैकल्टी से हो सकते हो हैं, सकते हैं हाँ। है ना मैम? हाँ तो ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर हम माइनर इलेक्टिव या फिजिक्स से रिलेटेड कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो ठीक है मैम। और दूसरा मैम नहीं, क्वेश्चन लेकिन ये इसमें है कि ये ध्यान रखना है कि जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए फिजिक्स को एज ए मेजर कोर चूज किया है, ठीक है, और फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स और मैथ्स मान लीजिए उसने मेजर कोर ले लिया और केमिस्ट्री उसने मेजर इलेक्टिव ले लिया, ठीक है, तो वो माइनर इलेक्टिव फिर इन तीनों के अलावा लेगा, ठीक है ना? अच्छा, हाँ मतलब हाँ आपने उसको लिबर्टी डिपार्टमेंट में अलग होने की दिया है। हाँ, मतलब अलग डिपार्टमेंट का होना जरूरी है। अपने सेम डिपार्टमेंट का जो पहले से उसने मेजर ले लिया है डिपार्टमेंट, उसमें का माइनर नहीं लेगा वो। उसका मतलब फिजिक्स और एक्सक्यूज मैथमेटिक्स मी का मैम, minor हाँ नहीं ले हाँ। सकता है। अच्छा। अगर उसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स मेजर कोर में ले लिया है और केमिस्ट्री को मेजर इलेक्टिव। इलेक्टिव में ले लिया है, हाँ तो हाँ। अब वो माइनर इलेक्टिव में चाहे तो जूलॉजी बॉटनी से ले या ले इधर दूसरे किसी फैकल्टी से हाँ ले ले, बिल्कुल 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 कॉमर्स या बिल्कुल। आर्ट्स से हाँ भी। हाँ हाँ, मतलब उसके 4 अच्छा तो मैम डिपार्टमेंट होने इसमें, चाहिए। अच्छा तो मैम इसमें जैसे फिजिक्स का अगर मैं बोलूं कि एज अ मेजर कोर एंड मेजर इलेक्टिव, माइनर इलेक्टिव, तो ये सभी सिलेबस शायद डिफरेंट होने चाहिए, ये सेम सिलेबस से तो कर पाना मुश्किल होगा। नहीं, जैसे जो फिजिक्स में जो माइनर लेगा, जो फिजिक्स को एज अ माइनर इलेक्टिव चूज जी करेगा, वो किसी और सब्जेक्ट का होगा, हाँ जी, ठीक है, तो वो आर्ट्स का भी हो सकता है, आर्ट्स वो का भी हो कॉमर्स का सकता भी हो है, सकता वो है। कॉमर्स का भी हो सकता है। हाँ तो वो हाँ कोई भी फिजिक्स पढ़ेगा वो उसके लिए टफ ही होगा अगर उसने फिजिक्स पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हाँ। अगर वो सिलेबस अलग अलग होगा। अगर सिलेबस अलग होगा कि सेम होगा, ये आज की वीडियोस के बाद पता चलेगा, है ना? अच्छा, और मैम एक चीज और, इसमें जो को करिकुलर कोर्स की बात हुई थी, तो को करिकुलर कोर्स जैसे देख के लग रहा है वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित, गीत, श्रीमद् भगवत गीता, तो दरअसल ये कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी फैकल्टी रन कर रही होगी, ये भी क्या इंस्टीट्यूशन डिसाइड हाँ करेगा हाँ, इंटरनली? ये इंस्टीट्यूशन का इंटरनल है कि वो कौन पढ़ाएगा, वो सब क्योंकि सिंगल फैकल्टी के लिए तो ये बहुत सारा लोड है मुझे लगता है। इसी से रिलेटेड मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या जैसे वोकेशनल कोर्सेज है तो उनका जो सिलेबस, उनका जो सिलेब टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल, वो बहुत ही ब्रीफ है, मतलब इंट्रोडक्शन टू डेटा, इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी। तो क्या जैसे हम लोग लैब असिस्टेंट और इन लोगों की हेल्प ले सकते हैं उसको पढ़ाने में? जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे फोटोग्राफर की एक पोस्ट है, तो क्या हम उन लोगों की हेल्प ली जा सकती है इन कोर्सेज को रन करने के लिए, मतलब इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए? मेरे ख्याल से तो ली जा सकती है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम आईटीआई से करें, पॉलिटेक्निक से करें, तो ली जा सकती है। उसका जो कोर्स कंटेंट क्या होगा ना, वो यूनिवर्सिटी बना रही है। जैसे जो ऑलरेडी, जैसे कुमायूं यूनिवर्सिटी की जो एनईपी के साइट पे जो दिया हुआ है, वहाँ भी उन्होंने केवल लिस्टिंग की है और उसका कोई सिलेबस नहीं बनाया है। लेकिन जैसे सिलेबस तो बनाना जरूरी इसलिए लगता है क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एग्ज़ाम लेगी, जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी तो कहीं कोई सिलेबस तो होना चाहिए ना। तो जैसे अभी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हो रही है उसमें मतलब सबको ये कहा गया है, हर डिपार्टमेंट को, कि आप मतलब हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ इस वोकेशनल कोर्स के सिलेबस बनाए। तो जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी वो 2-3 बना देंगे, इस तरह से जैसे सब लोग बनाएंगे, तो वो जो बना देंगे उसमें से आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से वोकेशनल कोर्स हैं उनके सिलेबस में, उनको आप लिस्ट बना लीजिए और फिर उसमें से आप चयन कर लीजिए कि हम
मतलब कौन से रन कर सकते हैं और कैसे रन कर सकते हैं, ये सब इंटरनल है, आप मतलब कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंटरनली ये डिसाइड हो सकता है। ठीक, और thank इसमें you. जैसे ये भी नहीं है कि बच्चे ने मेजर कोर अगर फिजिक्स लिया है तो उससे फिजिक्स का ही स्किल इनहेंसमेंट लेना है या वोकेशनल, ये भी कोई बात नहीं है। वो मतलब बच्चा कुछ भी ले सकता है, बच्चे के पास बहुत ज़्यादा छूट है उसके पास, लेकिन इंस्टीट्यूशन उतनी छूट दे नहीं सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा छूट देगा तो फिर वो कैसे कराएगा इतना ना, वर्कलोड कम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो अपने लेवल पे मतलब आप उसको तय कर सकते हैं। Thank you. थैंक यू सो मच मैम। आप मुझे लगता है आज के डिस्कशन के बाद हमारे बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए हैं और काफ़ी हमें एक क्लियर पिक्चर एनईपी की किस तरीके से अप्लाई करना है इवन एडमिशन में और अपने कोर्सेज में किस तरीके से करना है, हमें काफ़ी कुछ समझ में आया बजाय कि जो हमने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा था उसके एडिशन में। सो थैंक यू सो मच। और अब अंत में मैं अनुरोध करूंगी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजेश कुमार उभान सर का कि वे आएं और 2 शब्दों के साथ में हमें अपना मार्गदर्शन भी दें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। सबसे पहले तो मैं राजकीय महाविद्यालय नगर की तरफ से आपका स्वागत। मैं तो अटके पड़ गया, अटक गया। जैसे ही उन्होंने सर को बुलाया वैसे ही अटक गया मेरा सब कुछ। और मेरे स्टाफ का अनुरोध स्वीकार किया। हेलो सर आ रही है आवाज आपकी। हेलो हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो मैंने अधिकार पूर्वक ये कहा था अपने स्टाफ से कि आप निसंकोच जाएं मैडम के पास और मैडम आपको टाइम देंगी। और मैं जितना सुन पाया, क्योंकि मेरा फोन वहाँ पूरा तरह उतरा है, तो आपका आभार बहुत बहुत। और मैं आगे भी आपको कष्ट दूंगा क्योंकि मुझे नैक कराना है इस महाविद्यालय के लिए। तो ये मेरी महाविद्यालय की टीम, जो नैक टीम है, वो कभी भी आपसे टाइम लेगी। चाहेंगे आप एक दिन यहाँ दे दें या जैसे आप कहेंगे, तो ये लोग वहाँ पर भी आ जाएंगे आपके पास। तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मतलब अभी मैं अधिकार पूर्वक कह नहीं बिल्कुल जी। सर। तो अभी मतलब तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है? अभी तैयारी कुछ नहीं है यहाँ अच्छा, पर। मतलब शुरू अब कर रहे तैयारी हैं। कर ठीक है ठीक है ठीक है जी सर। जी हाँ, जी। ये अच्छा तो होता वो है कि सारे मतलब स्टेप्स स्टार्टिंग लेवल पे अच्छा होता है। जी जी जी। तो मुझे अपने स्टाफ से भी उम्मीद है कि मैडम ने जिस तरह से आपको समझाया है, एनईपी के बारे में जानकारी दी है, लगता है आपके काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जो थोड़े बहुत बचेंगे, तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ से मैडम निहाल, उनको काफी क्लियर है, उनसे आप संपर्क कर लें। और मैडम से भी हम समय समय पर और जानकारी लेंगे। ठीक है। जी और सर। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस आशा के साथ कि नैक के लिए भी आपका सहयोग हमें मिलेगा। बिल्कुल सर, पूरा मिलेगा। ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। सो थैंक यू सो मच रश्मि। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।